अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू फाइल फॉर्म ए एंड फॉर्म 9 इन एससीसीपी। एससीसीपी में आप फॉर्म ए एंड फॉर्म 9 किस तरह फाइल कर सकते हैं। बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है एनुअल रिटर्न। जिस तरह आप एफबीआर में अपने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं, इस तरह आप एससीसीपी में एनुअल रिटर्न सबमिट करते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ फॉर्म ए एंड फॉर्म 9। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जो एनुअल रिटर्न है उसको किस तरह सबमिट कर सकते हैं। प्रीवियसली जो फॉर्म 9 है वो फॉर्म 29 कहलाता था। तो कंपनीज रेगुलेशंस 2024 में फॉर्म 29 को रिप्लेस किया है फॉर्म 9 ने। अब इस प्रोसेस को किस तरह इनिशिएट करना है, कैसे लेके चलना है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं। पहली एजीएम कब करनी है, सब्सीक्वेंट एजीएम कब करनी है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, फर्स्ट एजीएम का, सब्सीक्वेंट एजीएम का टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले जो कंपनीज एक्ट 2017 है, उसका जो हमारा सेक्शन है उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, इसका सब सेक्शन 1, एवरी कंपनी शेल होल्ड एन एनुअल general meeting within 16 months from the date of its incorporation and thereafter once in every calendar year within a period of 120 days following the close of its financial year। तो पहली एजीएम आपने करनी है विद इन 16 मंथ्स ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो जैसे ही कंपनी बनी तो आपने उसके 16 माह के अंदर अंदर आप किसी भी डेट को एजीएम कर सकते हैं। सब्सीक्वेंट ये आपने करनी है विद इन 120 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ड्यूरेशन कैसे बनती है। इसको हम एक एग्जांपल के साथ भी देख लेते हैं, लेकिन पहले हम ये जो सेक्शन 132 है इसको पूरा कर लें। Provided that in the case of a listed company, the commission, and in any other case, the registrar may, for any special reason, extend the time with which an annual general meeting shall be held by a period not exceeding 30 days। तो अगर आपने एजीएम जो है विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट नहीं की, तो लिस्टेड एंटिटीज के केस में जो आपका कमीशन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एससीसीपी, और अदर देन दैट प्राइवेट कंपनी के केस में आपका रजिस्ट्रार है वो आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकता है फॉर होल्डिंग एजीएम। और ये एक्सटेंशन जो है ये 30 दिन से ज़्यादा आपको ग्रांट नहीं करेगा। An annual general meeting shall, in the case of a listed company, be held in the town in which the registered office of the company is situate or in a nearest city। आगे वो बता रहा है कि जो आपने एजीएम करनी है वो उसी सिटी में करेंगे या नियरेस्ट सिटी में करेंगे। Provided that at least 7 days prior to the date of the meeting, on the demand of members residing in a city who hold at least 10% of the total paid up capital or such other percentage as may be specified, a listed company must provide the facility of video link to such members, enabling them to participate in its annual general meeting। तो ये लिस्टेड एंटिटीज के केस में है कि अगर मेंबर्स जो हैं 10% या इससे ज़्यादा हैं, तो एटलीस्ट जो है वो 7 डेज पहले, एजीएम से पहले वो डिमांड करेंगे कि हमें वीडियो लिंकिंग फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाए। तो लिस्टेड कंपनी जो है वो उनको एजीएम अटेंड करने के लिए वीडियो लिंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। The notice of an annual general meeting shall be sent to the members and every person who is entitled to receive notice of general meetings at least 21 days before the date fixed for the meeting। तो जो कोई भी मीटिंग होती है उसके लिए पहले नोटिस सेंड किया जाता है, स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज चाहे आपकी बोर्ड मीटिंग हो, चाहे एनुअल जनरल मीटिंग हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, तो सबसे पहले नोटिस भेजा जाता है। तो एजीएम के लिए आपका जो नोटिस पीरियड है वो 21 डेज है। 21 डेज का आप नोटिस देंगे, फिर आपकी एजीएम होगी। Provided that in case of a listed company, such notice shall be sent to the commission in addition to its being dispatched in the normal course to the members, and the notice shall also be published in English and Urdu languages, at least in one issue each of the daily newspaper of respective language having nationwide circulation। अच्छा, इसके अलावा जो लिस्टेड एंटिटीज हैं उन्होंने मेंबर्स को तो भेजना है, इसके अलावा उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजना है, कमीशन को भी भेजना है, और एटलीस्ट वन इंग्लिश एंड उर्दू न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश भी करवाना है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंगल मेंबर कंपनी ने एजीएम करनी ही नहीं है, आपने कोई एजीएम नहीं करनी है। Any contravention or default in complying with the requirements of this section shall be an offence liable in case of a listed company to a penalty of level 2 on the standard scale, and in case of any other company to a penalty of level 1 on the standard scale। तो ये penalties जो हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह डिफाइन की गई हैं। आपका जो कंपनीज एक्ट है ये लेवल वाइज पेनल्टीज लगाता है।
तो ये था आपका जो एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने के लिए जो सेक्शन है और जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है ये बता रहा है। अभी मैं आपको एक इसका डेमो देता हूँ कि टाइम पीरियड हमने क्या रखना है। तो मैं ज़रा एक एक्सेल की टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, सपोज़ कर लें कि हमारी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई होगी, तो इसकी इनकॉर्पोरेशन डेट लिख लेते हैं। इनकॉर्पोरेशन डेट आ गई। अब सपोज़ कर लें कि मेरी कंपनी बनी है 31 मार्च 2023 को। अब फर्स्ट एजीएम हमने कब करनी है? विदिन 16 months of इनकॉर्पोरेशन। अब हमारे 16 मंथ्स कब होंगे? डेट ऑफ एजीएम। तो इधर से आपने लगा लेना है 16 मंथ्स। अब मेरे 16 मंथ्स कब पूरे हो रहे हैं? अगर आप देखें अप्रैल मई जून 3 मंथ ये हो गए, और अगर मैं 12 मंथ अगले भी लगाऊं तो ये मेरे 15 मंथ हो जाएंगे। मैं कर सकता हूँ विद इन 16 मंथ्स। तो 15 मंथ्स मेरे पूरे हो रहे हैं 30 जून 2024 को। लेकिन आपको पता है कि आपने 21 डेज का नोटिस भी देना है। तो इस केस में आप जो मैक्सिमम जो आप अपनी जो एजीएम फर्स्ट एक्सटेंड कर सकते हैं 31 जुलाई 2024 को। अच्छा, आप एक चीज़ देखें, 31 जुलाई 2024 को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 31 जुलाई 2024 को हमारे 16 मंथ्स पूरे हो जाएंगे। और आप देखें 21 दिन का पहले नोटिस भी देंगे। अगर 21 दिन का एटलीस्ट नोटिस दे रहे हैं तो तकरीबन 22 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक हम अपनी फर्स्ट एजीएम कर सकते हैं, क्योंकि ये विद इन 16 मंथ्स का जो टेन्योर है उस पे पूरा उतरेगी। विद इन 16 मंथ्स एटलीस्ट जो है ना, एटलीस्ट आप 2-3 माह भी कर सकते हैं, और मैक्स आपने लेके जाना है विद इन 16 मंथ्स। तो इससे ऊपर आपने जो 16 मंथ्स का क्राइटेरिया, इससे ऊपर आपने नहीं जाना इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम। दूसरी बात, अब उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आपने 1 मंथ बाद एजीएम करनी है, 2 मंथ बाद करनी है, 3 मंथ बाद। अब एजीएम का पर्पस क्या होता है? एजीएम का पर्पस ये होता है कि आप, अगर आपका ऑडिटर की अपॉइंटमेंट आप एक कंपल्शन है, तो आप ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। आपकी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आप उसको अप्रूव करते हैं। कोई डायरेक्टर्स के इलेक्शन वगैरह आ रहे हैं, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट है, रीअपॉइंटमेंट आ रही है, आप उसको उसके लिए बताते हैं कि डायरेक्टर्स के इलेक्शन ड्यू हैं और कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे। और इसके अलावा अगर आपकी कंपनी का कोई डिविडेंड आपने अनाउंस किया हुआ या प्रपोज किया हुआ, तो उसकी डिटेल आ रही होती है। एक और बात, ये तो हमारी डेट्स आ गई। इसके बाद मैं चलता हूँ सब्सीक्वेंट एजीएम कब होगी। सब्सीक्वेंट एजीएम आपकी होगी विद इन 120 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर होता है आपका 12 मंथ्स का पीरियड। अगर कोई कंपनी बनती है तो उसका फाइनेंशियल ईयर यूजुअली होता है 1 जुलाई से लेके 30 जून अगले साल तक। अब सपोज कर लें कि मैं फर्स्ट एजीएम मैंने करनी है विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो मैं कहता हूं कि विद इन 16 मंथ्स मैंने करनी ही है। आपको पता है कि अगर कंपनी ड्यूरिंग द ईयर बनी है, सपोज कर लें मेरी कंपनी 31 मार्च 2023 को बनी है, तो इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करनी ही पड़ेगी, मुझे ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, मुझे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट ही करनी ही पड़ेगी 3 मंथ्स की। तो मैं इस वजह से मैं अपनी एजीएम पहली कर लेता हूँ 28 अक्टूबर 23 को, या 27 अक्टूबर 23 कर लें। तो मैं पहली एजीएम कर लेता हूँ 27 अक्टूबर 23 को। मैं 3 मंथ के अकाउंट ही बना के उसको अप्रूव कर लेता हूँ। अच्छा, सब्सीक्वेंट आपने कब करनी है? सब्सीक्वेंट आपने करनी है विद इन 120 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सब्सीक्वेंटली आप जो एजीएम की डेट होगी वो होगी मैक्स आपकी जाएगी 28 अक्टूबर 24 में। तो देखें 120 डेज किस तरह कंप्यूट किया मैं। तो आपकी जुलाई के 31 दिन आ गए, अगस्त के माह में भी 31 दिन होते हैं, सितंबर में 30 होंगे,
और अक्टूबर के 28 लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे 120 डेज पूरे करने हैं। तो ये दे सकते हैं 120 दिन बनते हैं 28 अक्टूबर को। तो सब्सीक्वेंट एजीएम की डेट जो है वो आप हमेशा रखेंगे 28 अक्टूबर, ईयर जो मर्जी आ जाए। मैं एजीएम का आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि जब भी हमारे फॉर्म ए जाते हैं तो उस पे एजीएम की डेट हमने डालनी होती है। तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा, फर्स्ट एजीएम पे आपके डायरेक्टर जो हैं वो री इलेक्ट होंगे। डायरेक्टर्स के इलेक्शन होते हैं। डायरेक्टर्स का टेन्योर होता है 3 साल के लिए। ये आपने बात हमेशा याद रखनी है जब भी आप एनुअल फॉर्म्स करेंगे। तो सबसे पहले आपने डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की डेट देखनी है क्योंकि 3 साल से ज़्यादा डायरेक्टर्स नहीं रह सकते, वो री इलेक्ट होंगे, उनके इलेक्शंस होंगे। और जो आपका चीफ एग्जेक्टिव है उसकी अपॉइंटमेंट होती है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। पहली एजीएम तक जो आपका डायरेक्टर और चीफ एग्जेक्टिव है, जब कंपनी बनी है पहली एजीएम तक वो रहेंगे। पहली एजीएम पे इलेक्शंस हो जाएंगे डायरेक्टर्स के। चीफ एग्जेक्टिव आपका रीअपॉइंट हो जाएगा। उसके बाद 3 सालों तक ये दोनों जब इलेक्शंस हो जाएंगे, चीफ एग्जेक्टिव और डायरेक्टर्स, ये 3 सालों तक रहेंगे। फिर 3 सालों के बाद आपके इलेक्शंस होंगे। तो ये आपने बात हमेशा याद रखनी है। ये फॉर्म 9 में जो भी आपकी चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जेक्टिव, कंपनी सेक्रेटरी, व्हाट्सएवर, ये सारे आपके फॉर्म 9 में आ रहे होते हैं। एनुअल रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि उसमें फॉर्म ए जाएगा, उसमें फॉर्म 9 भी जाएगा अगर कोई चेंज आ रही है। तो क्योंकि मेरा पहली एजीएम है, पहली एजीएम मैं कर रहा हूँ 27 अक्टूबर 23 को, तो मेरा फॉर्म ए जाएगा और फॉर्म 9 जाएगा। फॉर्म ए में बेसिकली आपके लिस्ट ऑफ मेंबर्स आ रहे होते हैं, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स आ रहे होते हैं, चीफ एग्जेक्टिव की डिटेल आ रही होती है, शेयर होल्डिंग आ रही होती है, शेयर होल्डिंग परसेंटेज, डायरेक्टर्स का नेम, उनके पर्टिकुलर्स आ रहे होते हैं। बेसिकली एजीएम का पर्पस ही यही है कि आपने जो अपने एक्यूरेट पर्टिकुलर्स हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी का जो चीफ एग्जेक्टिव है, वो आपने रीसबमिट करना है हर ईयर। तो अभी चलते हैं एससीसीपी की वेबसाइट पे और एक कंपनी का हम जो है एनुअल फाइलिंग करते हैं। बेसिकली मैं कह रहा हूँ एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी की जो मार्च के मंथ में बनी है, और उसका हमने फॉर्म ए और फॉर्म 9 सबमिट करना है। तो गूगल पे आके आप सर्च करेंगे एससीसीपी लीप। इवन दो आपकी कंपनी ई सर्विसेज पे बनी है, फिर भी आपके वही लॉगिन क्रेडेंशियल्स इधर चल जाएंगे। एससीसीपी ई सर्विसेज एससीसीपी का पुराना पोर्टल था जो अब वर्केबल कंडीशन में नहीं है। एससीसीपी ने ई सर्विसेज को ख़त्म कर दिया, अब उसकी जगह आ गया है एससीसीपी इजी फाइल। तो सिंपली मैं सर्च करूंगा एससीसीपी लीप, और ये जो मेरे पास पहला लिंक आ रहा होगा सिंपली इस पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरह का आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। तो सिंपली आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो आपके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे, अगर तो आपने लीव पे साइन अप किया हुआ तो लीव वाले लगा लें, और अगर आप ई सर्विसेज पे आपकी कंपनी बनी हुई है तो एससीसीपी ई सर्विसेज वाले जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं और जो पिन है वही इधर आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सिंपली लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल दिए मैंने, अपना सीएनआईसी नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, और उसके बाद सिंपली मैं लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया मेरे पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है डू इट नाउ। डू इट नाउ पे सबसे पहले आ रहा है रिजर्व एलएलपी स्लैश कंपनी नेम, उसके बाद है स्टार्ट एलएलपी स्लैश कंपनी, एंड आफ्टर दैट फाइलिंग एंड कंप्लायंस। तो सिंपली फाइलिंग एंड कंप्लायंस पे क्लिक करूंगा, और इधर आपकी जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी आ रही होंगी। जितनी भी कंपनीज में आपकी डायरेक्टरशिप है या आपकी शेयर होल्डिंग है, वो सारी कंपनीज इधर अपीयर हो रही होंगी। तो जो भी आपने कंपनी सेलेक्ट करनी है, ये उसके साथ ये देखें ये राउंड बॉक्स बना हुआ है। तो सिंपली मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए प्रोसीड का बटन एक्टिवेट हो जाएगा, प्रोसीड का बटन ब्लू हो जाएगा। सिंपली प्रोसीड पे जाऊंगा तो ये आपकी कंपनी के जितने भी फाइलिंग प्रोसेसेस हैं ये सारे इधर आ जाएंगे। फाइलिंग प्रोसेसेस हैं, मॉर्गेज, चार्ज एंड प्लेजेस हैं, फिर चेंज प्रोफाइल है, इवेंट बेस्ड फाइलिंग, पीरियोडिक फाइलिंग, यूजर मैनेजमेंट है, कन्वर्जन, मर्जर एंड क्लोजर ऑफ अ कंपनी। तो हमने जाना है पीरियोडिक फाइलिंग में। पीरियोडिक फाइलिंग ये थर्ड कॉलम है और ये पहला ही इसमें आ रहा है एनुअल फाइलिंग। तो सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास इस तरह का ये डैशबोर्ड आ जाएगा। वो कह रहा है कि कौन से साल की करनी है और क्या फाइल करना है।
एनुअल अकाउंट फाइल करने हैं, एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, ग्लोबल रजिस्टर फाइल करना है या अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप की डिक्लेरेशन फाइल करनी है। अच्छा, एनुअल अकाउंट्स ऐसी कंपनी के लिए कंपलसरी है जिनका जो पेड अप कैपिटल है वो 10 मिलियन से एक्सीड कर रहा हो। एनुअल रिटर्न का मैंने अभी आपको दिखाया सेक्शन 132 में कि अदर देन एसएमसी हर कंपनी ने एनुअल रिटर्न सबमिट करनी है। और देखिए एसएमसी का बेसिक कॉन्सेप्ट भी यही है कि एक सिंगल मेंबर है वो क्या खुद को रीअपॉइंट करेगा और रीइलेक्ट करेगा। ग्लोबल रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 452 इसमें वो आ जाते हैं ऐसे पर्सन, सपोज कर लें अगर आपका कोई शेयर होल्डर है और उसकी किसी फॉरेन एंटिटी में 25% या इससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, तो वो लोग जो हैं उसकी जो बेनिफिशियल ओनरशिप है उसके बारे में बताएंगे। अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप में अगर आप इस कंपनी में 25% या उससे ज़्यादा आपकी शेयर होल्डिंग है तो आपने अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप की डिक्लेरेशन भी देनी है। तो एनुअल रिटर्न और अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप की डिक्लेरेशन ये दोनों आपने कंपलसरी सबमिट करनी है। मैं फिल वक्त कर रहा हूँ एनुअल रिटर्न, तो सिंपली एनुअल रिटर्न पे क्लिक करूंगा। ये देखें ये बॉक्स बने हुए हैं, ये क्लिकेबल है। तो एनुअल रिटर्न पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखिएगा नीचे आ गया स्टार्ट फाइलिंग, तो सिंपली स्टार्ट फाइलिंग पे चला जाऊंगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये देखें ये मेरे पास एनुअल फॉर्म ओपन हो गए। ये देखें एनुअल रिटर्न स्टैट्यूटरी अटैचमेंट सर्टिफाइड ट्रू कॉपी डिक्लेरेशन रिव्यू एंड अप्लाई पिन। तो ये मेरे पास फॉर्म ओपन हो गया। अब इसमें सबसे ऊपर देखें कंपनी का नाम आ रहा है, कंपनी का एड्रेस आ रहा है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर आ रहा है, ईमेल आ रहा है और फ़ोन नंबर नहीं आ रहा क्योंकि ये पहले बन गई होगी। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है फिल द एनुअल रिटर्न फर्स्ट टू प्रोसीड। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर आ रहा है 2023। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कंपनी बनी है मार्च 2023 में। अब इसकी एजीएम मैं कर रहा हूँ विद इन 16 मंथ्स। मैंने इसकी एजीएम की डेट रख दी है 27 अक्टूबर 2023। देखिए मैं इसकी एजीएम को मैं जुलाई 2024 में भी लेके जा सकता था विद इन 16 मंथ्स, पैसे भी बच सकते थे मेरे। लेकिन कंसर्न ये है कि अभी जुलाई 2024 आया नहीं है और आपको पता है कि कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए अगर ड्यूरेशन ज़्यादा हो चुका हो तो आपका जो बैंकर है वो फॉर्म ए और फॉर्म 9 डिमांड करेगा। तो इस पर्पज़ के लिए मैंने जो एजीएम की डेट है वो विद इन 16 मंथ्स ही रख दी है। मैंने 16 माह पूरे नहीं किए, मैंने 3-4 माह पूरे करके ही उसकी डेट रख दी। तो ये फाइनेंशियल ईयर ये चेंजेबल नहीं है। तो जैसे ही हमने एनुअल फाइलिंग को क्लिक किया और आगे हमारे पास आपको पता है वो ईयर्स आ रहे थे 2022 से 23, 23 से 24। तो जो हमने 2022 से 23 सेलेक्ट कर लिया तो ये चेंजेबल नहीं है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं एजीएम हेल्ड फ्लैश कंक्लूडेड। आगे यस मैंने लिखा हुआ है, आपने इसको यस ही करना है कि हमने एजीएम की है। उसके बाद वो कह रहा है डेट ऑफ एजीएम। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये कंपनी मेरी बनी है मार्च 31 2023 को, या सपोज कर लें 27 मार्च को बनी है। तो मैं इसकी एजीएम कर रहा हूँ 27 अक्टूबर 2023 को। एक तो 27 अक्टूबर 2023 को करने का एक तो पर्पज़ ये था कि देखें अब जब फर्दर सब्सीक्वेंटली 3 सालों के बाद डायरेक्टर्स के इलेक्शन आएँगे, एक तो ये होगा कि मेरी एजीएम भी साथ ही हो जाएगी जो फॉर्म ए है और डायरेक्टर्स के इलेक्शन भी उसी फॉर्म 9 में चले जाएँगे। तो ये आपने जो डेट्स है ना वो स्टार्ट से ही आपने एक ही चूज़ कर लेनी है।